साथियों, आज हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताएंगे दुराशय क्या होता है। यानी उसके पहले हम आपको थोड़ा अपराध के बारे में बताएंगे, फिर आपको दुराशय समझाएंगे। उसके बाद अपराध की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं यह भी हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको सद्भावना से आप क्या समझते हैं इसको भी स्पष्ट करेंगे। संयुक्त दायित्व, प्रतिनिहित दायित्व क्या होता है यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दंड और दंड के सिद्धांत, मृत्युदंड, कारावास, संचित दंड क्या होता है इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथियों, दुराशय समझने से पहले जरूरी है अपराध समझना। अपराध होता क्या है? अपराध में दो चीजें शामिल हैं। अपराध में कितनी चीजें शामिल हैं? कार्य या लोप। साथियों, इसमें दो चीजें शामिल हैं, कार्य और लोप। कार्य लोप कैसे शामिल है? अब देखिए साथियों, अपराध के बारे में तो सभी जानते हैं कि अपराध एक प्रकार से अवैध कार्य है या अवैध लोभ है। यह विधि द्वारा निषिद्ध है और इसे विधि में दंडनीय बनाया गया है और इससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण होता है और इसमें अभियोजन राज्य की ओर से चलाया जाता है। साथियों, जो सबसे मेन बात आती है कि लोप क्या होता है, कार्य क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कार्य से मतलब क्या है? ये जो कार्य है इसका मतलब क्या है? इस कार्य से मतलब क्या है? अपराध में जो कार्य आया, कार्य से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो विधि, जो हमारा कानून है, विधि जैसे निषेध करती है, रोकती है, विधि में जो कार्य निषेध बनाया गया है, जैसे विधि करने की आज्ञा नहीं देती है, जिसे एक्टस रियस कहा जाता है, जिसका अर्थ आपराधिक कार्य तथा ऐसा कार्य जो विधि द्वारा वर्जित है। यानी विधि ने जिस कार्य को वर्जित किया है वही कार्य आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विधि ने आपको जो कार्य करने से रोका है, क्यों? क्योंकि विधि में वो दंडनीय है। क्या है? विधि में वह कार्य दंडनीय है। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। फिर भी अगर वैसा कार्य कर रहे हैं तो क्या माना जाएगा? अपराध है। इसी प्रकार अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य करने का लोप करना, ऐसा कार्य करने का लोप करना, यह क्या होता? लोप करना जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा आबाद है। मतलब कोई पर्सन है, विधि द्वारा आबाद है वह कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी वह नहीं कर रहा है, पुलिस का काम है संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर रजिस्टर्ड करना, और पुलिस ने वह कार्य नहीं किया। तो यहां पर वो विधि द्वारा आबाद है वो कार्य करने के लिए, लेकिन उसने वो कार्य नहीं किया। कार्य में बताया गया है कि विधि जिस कार्य को करने से रोकती वही अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अपराध है। लोक में स्पष्ट किया गया है कि जो कार्य आप करने के लिए बाध्य है वह कार्य आप नहीं कर रहे हैं। साथियों, अपराध विधिक दायित्व के अधीन होते हैं और विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। इसमें यह हमने आपको बता दिया है। कंपनी, संगम अर्थात संघ, कोई निगमित निकाय, अनिगमित व्यक्तियों का निकाय, कृत्रिम एवं न्यायिक सभी प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ऐसे में देखिए, कोई कार्य, अब यहां बात आती है क्या अपराध केवल मनुष्य के द्वारा किया जाता है? अगर हम कहें कि कोई कार्य क्या मनुष्य के द्वारा किया जाता है? नहीं, कंपनी के खिलाफ भी अपराध कायम होता है, यानी अपराध दर्ज किया जाता है। देखिए, अपराध पहली कंडीशन मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों, मानव। यहां पर कृत्रिम व्यक्ति क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। अब कृत्रिम व्यक्ति में क्या क्या आ जाएगा? कंपनी,
निगम, निकाय, ये सब कृत्रिम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्या मनुष्य को आप मृत्युदंड भी दे सकते हैं, कारावास भी दिया जा सकता है और जुर्माना भी, फाइन किया जा सकता है। जो दंड है वो सभी प्रकार के दंड मनुष्य को दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या कृत्रिम व्यक्ति यहां पर किसी कंपनी को कारावास, किसी कंपनी को मृत्युदंड, किसी निगम को कारावास, मृत्युदंड दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो फिर कंपनी को किस दंड से दंडित किया जाएगा? साथियों, यहां पर कंपनी, निगम, निकाय को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किससे दंडित किया जाएगा? जुर्माने से दंडित किया जाएगा या उसको बंद करने का आदेश दिया जाएगा। जुर्माने से दंडित किया जाने का प्रावधान हमारे कानून में किया गया है। साथियों, आर बनाम बर्मिंघम रेलवे के मामले में, आर बनाम बर्मिंघम रेलवे के मामले में निगम को सार्वजनिक मार्ग की मरम्मत करने के प्रमाण के कारण दोषी ठहराया गया था। क्या किया गया था? एक सार्वजनिक मार्ग था, उसको, उसकी मरम्मत करने के प्रमाण के कारण दोषी ठहराया गया था। मतलब जो सार्वजनिक मार्ग का मामला था उसमें उसको दोषी ठहराया गया था, निगम को। आर बनाम गेट नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के रेलवे के मामले में रेलवे कंपनी को सार्वजनिक मार्ग से न्यूसेंस पैदा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। तो साथियों, हमने आपको बेसिक चीज बता दी, अपराध क्या है और अपराध में कार्य और कार्यलोप क्या होता है, और हमने ये भी बता दिया कि विधि द्वारा दंडनीय अपराध क्या होता है। शॉर्ट में, अभी डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। एक चीज और बता दें साथियों, जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई अपराध होता है उसकी दो कैटेगरी होती है। जब भी कोई अपराध होता है उसकी दो कैटेगरी होती हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। ये दो कैटेगरी होती हैं। संज्ञेय में एफआईआर का प्रावधान है, असंज्ञेय में एनसीआर का प्रावधान है। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिन साथियों ने हमारा पुराना वीडियो इससे संबंधित नहीं देखा है, हमारे चैनल में जाकर के जरूर देख लें। साथियों, अब बात कर लेते हैं दुराशय की। दुराशय हर अपराध में होता है। साथियों, दुराशय का मतलब क्या है? दुराशय का आशय होता है द्वेषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय। दुराशय का क्या मतलब है? द्वेषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय। कोई भी कार्य अपने आप में अपराध नहीं होता है जबकि उस कार्य को दुराशय के साथ ना किया जाए। अपराध के लिए जरूरी है, अपराध के लिए क्या जरूरी है? अपराध की भावना, अपराध की भावना जरूरी है। और इस अपराध की भावना में क्या आता है? आशय अथवा दुराशय अथवा हेतुक, ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। कोई भी कार्य अपने आप में अपराध नहीं होता है और दुराशय अपराध के गठन के लिए अनिवार्य शर्त है। बिना आशय के केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। कोई कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक वह दुराशय से प्रेरित होकर नहीं किया गया हो। साथियों, उदाहरण के लिए झाड़ी के पीछे किसी आदमी को जानवर समझकर शिकारी उस पर गोली चलाता है। मान लीजिए एक शिकारी है, उसने क्या किया? झाड़ी के पीछे यह समझा कि झाड़ी है ये और ये शिकारी है। इसने सोचा जानवर है, लेकिन यहां है कौन? आदमी है। अब शिकारी ने गोली चलाई। अब इसका जो आपराधिक आशय है वह इसकी हत्या करना नहीं है, लेकिन शिकारी ने गोली चलाई और किसको लगी? आदमी को।
क्यों? क्योंकि वहां जानवर नहीं था, वहां आदमी था। लेकिन शिकारी ने क्या समझा कि वहां पर जानवर है। झाड़ी के पीछे छिपे किसी आदमी को जानवर समझकर शिकारी उस पर गोली चलाता है और उसकी मृत्यु कारित कर देता है। यहां अपराध होते हुए भी वह आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा, क्योंकि उसके मन में कोई दुराशय नहीं था। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। भारतीय न्याय संहिता में चूंकि प्रत्येक अपराध के साथ ही उसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कर दिया गया है और दुराशय को पृथक से एक तत्व के रूप में निरूपित नहीं किया गया है, एक द्वेषपूर्ण मनोवृत्ति के रूप में। साथियों, जो दुराशय है, दुराशय देखा जाए तो एक तो ये अपराध भावना हो गई, दूसरी द्वेषपूर्ण मनोवृत्ति। अब देखिए, दुराशय में दो चीजें हैं। दुराशय का अगर आशय हम देखें तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? द्वेषपूर्ण। दूसरी चीज क्या है? आपराधिक आशय। आपराधिक आशय तो अभी हम आपको समझा चुके हैं, द्वेषपूर्ण हम आपको समझा देते हैं। ये कैसे? द्वेषपूर्ण में क्या क्या आ जाता है जो कि आपराधिक आशय ही कहलाता है, यानी दुराशय ही कहलाता है। इसमें कपटपूर्ण कोई कार्य करना। क्या करना? कपटपूर्ण कोई कार्य करना, बेईमानी, बेईमानी, इस प्रकार का जो कार्य है वो भी दुराशय के अंतर्गत ही आ जाता है। साथियों, हमने आपको एक उदाहरण भी दिया, ये भी बता दिया दुराशय का मेन आशय द्वेषपूर्ण और आपराधिक आशय होता है। साथियों, अगर देखा जाए तो दुराशय दांडिक विधि शास्त्र का आवश्यक अंग होने के कारण भारतीय न्याय संहिता में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता में दुराशय को अपराध का तत्व नहीं माना गया है। भारतीय न्याय संहिता में दुराशय के स्थान पर स्वेच्छापूर्वक, साशय, कपट पूर्व धोखे से, बेईमानी से आदि का प्रयोग किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में दुराशय के प्रत्येक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे भ्रष्टापूर्व, द्वेष भाव, विद्वेष से, उतावलेपन से, उपेक्षा से भी दोषी मस्तिष्क को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दोषी मस्तिष्क को दर्शाता है। साथियों, दुराशय के सिद्धांत को भारतीय न्याय संहिता में दो प्रकार से प्रभावी बनाया गया है। जो दुराशय का ये सिद्धांत है, यह भारतीय न्याय संहिता में दो प्रकार से प्रभावी बनाया गया है। कैसे दो प्रकार से बनाया गया है प्रभावी? देखिए, जो BNS है, इसमें दुराशय को दो प्रकार से प्रभावी बनाया गया है। दुराशय BNS में दुराशय को दो प्रकार से प्रभावी बनाया गया है। साधारण अपवाद से संबंधित अध्याय, साधारण अपवाद, साधारण अपवाद से संबंधित। पहला है साधारण अपवाद से संबंधित अध्याय, जो भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित सारे अपराधों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ विशिष्ट एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत अपराध सामान्य परिस्थितियों से संबंधित है, जो दुराशय को नकार आपराधिक दायित्व से मुक्त हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता में नकारात्मक रूप में दुराशय को प्रभावकारी बनाती है, क्योंकि इन अपवादों के अंतर्गत बहुत से मामले अपवर्जित हैं जिनमें दुराशय किसी न किसी प्रकार अनुपस्थित है। उदाहरण के लिए, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण सावधानी द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, उदाहरण के लिए साधारण अपवाद में एक व्यक्ति क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है। और कुल्हाड़ी से क्या कार्य कर रहा है? किसी लकड़ी को काट रहा है या उसको अलग कर रहा है। अचानक से क्या होता है? अचानक से कुल्हाड़ी का फल निकलकर उछट जाता है। कुल्हाड़ी का जो फल है
वो निकलकर, चूंकि देखिए कुल्हाड़ी में एक बेंट होता है, ये कुल्हाड़ी होती है, उसका फल निकलकर उछल जाता है और पास खड़े हुए व्यक्ति को घाव कर देता है। ऐसी दशा में वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें उसका कोई दुराशय नहीं था, बल्कि यह एक दुर्घटना मात्र थी। साथियों, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दुराशय को दर्शाने वाले शब्द भारतीय न्याय संहिता में प्रत्येक अपराध को सावधानी पूर्वक परिभाषित किए गए हैं। सावधानी पूर्वक परिभाषित किए गए हैं ताकि उनमें दुराशय जो अपराध का एक आवश्यक तथ्य है को सम्मिलित किया जा सके। इस तत्व को स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर दर्शाया गया, जैसे स्वेच्छा, देखिए स्वेच्छा, आशय, जानबूझकर, भ्रष्टापूर्वक, असावधानी तथा उपेक्षा इत्यादि से विशिष्ट कार्य को न प्रभावित कर उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। परिणामों की परवाह किए बिना लापरवाही से किए गए कार्य में दुराशय का होना गर्भित रूप से माना जाता है। साथियों, एक्सीडेंट के मामलों में जिसमें कि स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मानव वध के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। अगर किसी, हमारे भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपराध, मानव वध के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, तथा ऐसी दशा में आपराधिक मना स्थिति का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात जहां दो मोटर गाड़ियां प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ रही हो, उनमें से एक गाड़ी सड़क छोड़कर किसी राहगीर को कुचलकर निकल जाती है तो उस गाड़ी के चालक का यह कार्य अपराध माना जाएगा, क्योंकि उसने गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलाई और घोर लापरवाही बरती। किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करते समय सावधानी बरती या लापरवाही, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने उस कार्य से उत्पन्न होने वाले संभावित स्वाभाविक परिणामों को विचार में लिया अथवा नहीं। साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, कार्य करते समय कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? कोई कार्य कर रहा है। अब कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, कार्य करते समय सावधानी बरती या लापरवाही, कार्य करते समय सावधानी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो सावधानी बरती, लेकिन वो लापरवाही होती है। कोई व्यक्ति कार्य करते समय सावधानी बरती या लापरवाही बरती, इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? कि उस कार्य से उत्पन्न होने वाले, अब जैसे ये जो कार्य हो रहा है, कोई कार्य है, कार्य हो रहा है, उस कार्य से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संभावित परिणामों के बारे में विचार किया कि नहीं। जैसे तेज गति से वो बाइक चला रहा है, बहुत तेज गति से, तो उसने सोचा होगा कि, उसने सोचा है कि नहीं कि सामने वाला अगर भिड़ गया मुझसे या वह किसी से भिड़ गया तो उसमें क्या स्थिति बनेगी। मतलब यही हुआ कि दो बाइक सवार हैं, ए और बी, ये दोनों बाइक चला रहे हैं, रेसिंग चल रही है और ये इतनी स्पीड से जा रहा है कि सामने से आ रहे एक व्यक्ति को कुचल देता है। तो क्या ए जब इतनी स्पीड से बाइक चला रहा है तो उसने सोचा क्या कि इसका परिणाम ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करते समय सावधानी बरती या लापरवाही, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने उस कार्य से उत्पन्न होने वाले संभावित स्वाभाविक परिणामों को विचार में लिया अथवा नहीं। इसके निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा वस्तुतः मापदंड अपनाया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर छुरे से वार करता है तो यह माना जाएगा कि उसका आशय उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था। साथियों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? छुरे से वार कर रहा है। क्या कर रहा है? छुरे से वार कर रहा है दूसरे व्यक्ति पर। एक व्यक्ति ने, देखिए, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर, ए ने बी पर, ए एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति, इसने छुरे से बी पर वार किया। क्या किया?
बी पर वार किया, तो यह माना जाएगा कि उसका आशय उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था, या उसे इस परिणाम की जानकारी थी कि वह व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी होगा। इस व्यक्ति को पता था कि इस छुरे में धार है, अगर इस छुरे के वार से बी को मारा जाएगा तो बी की मृत्यु हो जाएगी। इसको मालूम था कि इससे ऐसा हो जाएगा। तो साथियों, यहां पर वह व्यक्ति यानी ए व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी होगा। यद्यपि अपराधी के आशय को अपराध का आवश्यक तत्व माना गया है, फिर भी निम्नलिखित अपराधों के लिए इसका होना आवश्यक नहीं है। साथियों देखिए, हमने दोनों कंडीशन बताई हैं, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर हो सकता है कि पहली बार कोई चीज दिमाग में आती है तो समझ में नहीं आती है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि दुराशय के सिद्धांत को भारतीय न्याय संहिता दो प्रकार से प्रभावी बनाती है। जो दुराशय है, हम फिर से शॉर्ट में रिपीट किए दे रहे हैं, दुराशय का सिद्धांत है वो बीएनएस में दो प्रकार से प्रभावी हो रहा है। दो प्रकार कौन कौन से? एक हमने आपको बताया साधारण अपवाद, दूसरा जिसमें कि स्वेच्छा, आशय, जानबूझकर, असावधानी, भ्रष्टता पूर्वक, असावधानी तथा उपेक्षा हो। तो पहले हम थोड़ा पहले को डिटेल में समझा देते हैं। अभी हमने डिटेल में एक बार समझाया, फिर से हम समझा देते हैं। साधारण अपवाद से संबंधित अध्याय जो बीएनएस में परिभाषित है, सारे अपराधों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ विशिष्ट एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत अपराध सामान्य परिस्थितियों से संबंधित है, जो दुराशय को नकार आपराधिक दायित्व से मुक्ति हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार संहिता नकारात्मक रूप में दुराशय को प्रभावकारी बनाती है, क्योंकि इन अपवादों के अंतर्गत बहुत से मामले अपवर्जित हैं जिनमें दुराशय किसी न किसी प्रकार अनुपस्थित है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कि दुराशय किसी न किसी प्रकार अनुपस्थित है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कुल्हाड़ी वाला, कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी चला रहा है, उसका फल निकल करके दूसरे व्यक्ति पर लग जाता है, उसको घाव कर देता है। तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें उसका कोई दुराशय नहीं था, बल्कि यह एक दुर्घटना मात्र थी। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो, इसमें कहा गया है। इसके अंतर्गत साधारण अपवादों में क्या कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है। कब नहीं है अपराध? जब दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो। दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो। कोई अपराध दुर्घटना या कोई बात दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो। साथियों, क्यों? क्योंकि किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण सावधानी द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। साथियों देखिए, ये जो दुर्घटना और दुर्भाग्य है, ये इन दोनों चीजों में क्या और जरूरी है कि यह माना जाए कि दुर्घटना और दुर्भाग्य है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य किया गया है, वो कार्य कैसा होना चाहिए? उचित सावधानी, सतर्कता, उचित सतर्कता से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित सतर्कता से होना चाहिए, उचित सावधानी से होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? उचित सावधानी से होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। फिर अगर वह अपने विधिपूर्ण कार्य करने में कोई कार्य ऐसा करता है जिससे कि इस प्रकार की घटना घटित होती है, तो फिर वह अपराध नहीं माना जाएगा। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से
विधिपूर्ण सावधानी द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर को एक डॉक्टर है, ठीक, उसको अनुभव है, उसके पास बेहोशी करने का इंजेक्शन भी है, उसने सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद ऑपरेशन किया, ठीक, और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। यानी इस डॉक्टर ने सारी सतर्कता सावधानी जो भी प्रोसीडिंग है उसका पालन किया, फिर भी पेशेंट को नहीं बचा पाया, तो यहां पर डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर डॉक्टर का काम कंपाउंडर करे, जिसको ना तो नॉलेज है, ना ज्ञान है, ना ही उसने कोई पढ़ाई कर रखी है, और फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपराध माना जाएगा। या फिर इस डॉक्टर ने ऑपरेशन करते समय बेहोशी यानी शून्य का इंजेक्शन एनेस्थीसिया नहीं दिया है, या जो प्रोसीडिंग होती है वो नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा कि यहां पर इस डॉक्टर ने अपराध कर दिया है। तो साथियों, स्पष्ट रूप से हमने आपको साधारण अपवाद वाला बता दिया, अब स्वेच्छा वाला बता देते हैं, दूसरा वाला जो पॉइंट है। साथियों, दुराशय को दर्शाने वाले शब्द भारतीय न्याय संहिता में प्रत्येक अपराध को सावधानी पूर्वक परिभाषित किए गए हैं, ताकि उसमें दुराशय जो अपराध का एक आवश्यक तथ्य सम्मिलित किया जा सके। इस तथ्य को स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर दर्शाया गया है। साथियों, भारतीय न्याय संहिता में ऐसे शब्द हैं जिनमें दुराशय समाहित है, जैसे स्वेच्छा, आशय, जानबूझकर, भ्रष्टापूर्वक, असावधानी तथा उपेक्षा, इन सब में दुराशय समाहित है। इत्यादि ये विशिष्ट कार्य को न प्रभावित कर उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। ये जो कार्य हैं इस प्रकार से ये क्या करते हैं, विशिष्ट कार्य को न प्रभावित कर उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। परिणामों की परवाह किए बिना लापरवाही से किए गए कार्य में दुराशय का होना गर्भित रूप से माना जाता है। साथियों, अगर मान लीजिए कोई कार्य लापरवाही से किया गया, अगर कोई कार्य लापरवाही से किया गया है और फिर कहें कि ये तो अपराध नहीं है, ये तो दुर्घटना है, भाई एक्सीडेंट को दुर्घटना मानते बोले तो अपराध ही नहीं है, लेकिन अपराध है। क्यों? क्यों? उसका रीजन यही है कि परिणामों की परवाह किए बिना। साथियों, जो परिणाम, उससे क्या परिणाम हो सकते हैं, ये जो लापरवाही आप कर रहे हैं, लापरवाही से क्या परिणाम हो सकता है, लापरवाही से क्या परिणाम निकल सकता है, इसकी आपने कल्पना ही नहीं की है। इस परिणाम की कल्पना किए बगैर ही आपने लापरवाही की है, और उस लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मानव वध के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, तथा ऐसी दशा में आपराधिक मना स्थिति का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे दो मोटरसाइकिल रेसिंग कर रहे हैं, सामने से एक व्यक्ति आ रहा है और उसने उसको टक्कर मार दी, उससे उसकी मृत्यु हो गई, तो यहां पर उसको दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथियों, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करते समय सावधानी बरती या लापरवाही, जैसे कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अब जो ये दोनों कंडीशन है, अगर ये कहा जाए कि उसका अपराध अपवादों की श्रेणी में आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसका जो कार्य है वो अपवादों की श्रेणी में आ रहा है, तो यहां प्रश्न यही आएगा कि वह कार्य करते समय, कोई कार्य करते समय सावधानी बरती कि नहीं, सावधानी बरती या लापरवाही, कोई कार्य करते समय सावधानी बरती या लापरवाही, इस बात पर निर्भर करता है। यह जो कार्य है साथियों, ये जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसने कहा कि उसका कार्य साधारण अपवादों के अंतर्गत है। तो साथियों, अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करते समय सावधानी बरती या लापरवाही, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इससे, यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने जो कार्य किया है, व्यक्ति ने जो कार्य किया है, उस कार्य करते समय सावधानी बरती या लापरवाही, इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? जैसे कोई कार्य कर दिया,
किस बात पर निर्भर करता है? उस कार्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम। जो कार्य वो कर रहा है, क्या उस कार्य से ये परिणाम हो सकता है, उसके बारे में उसने सोचा कि नहीं? संभावित स्वाभाविक परिणामों को विचार में लिया अथवा नहीं? अगर उसने परिणामों के बारे में सोच लिया, जैसे भाई अगर एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी को काट रहा है तो उसको बीच रोड में रख करके लकड़ी को नहीं काटना है, क्योंकि वहां पब्लिक है। अगर इसी व्यक्ति ने जंगल में लकड़ी काटी, अचानक से कोई व्यक्ति वहां से निकले और फिर वो फल लग जाए, तो फिर वो साधारण अपवाद के अंतर्गत आएगा। मतलब यही है कि जो कार्य वह कर रहा है, जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, उस कार्य में सावधानी बरती या लापरवाही हुई, यह डिपेंड करेगा परिणाम पर। यानी कि उस व्यक्ति ने कार्य करने से पहले परिणाम के बारे में सोचा कि नहीं? अगर उस व्यक्ति ने कार्य करने से पहले परिणाम के बारे में सोचा है तो फिर संभावित उस प्रकार का अपराध नहीं होगा। अगर हम ये सोच लें कि हमको बिना हेलमेट के घर से नहीं निकलना है तो आपका फाइन नहीं होगा, आपका जुर्माना नहीं होगा। अगर हम ये सोच लें कि हमको इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे लिए भी खतरा है, दूसरे के लिए भी खतरा है, तो उस स्थिति में एक्सीडेंट के अपराध नहीं होंगे। लेकिन ऐसा सोचते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा आपको। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपराधी के आशय को अपराध का आवश्यक तत्व माना गया है। साथियों, कोई भी अपराधी अपराध करता है, उसके आशय को अपराध का आवश्यक तत्व माना गया। क्या माना गया है? अपराध का आवश्यक तत्व माना गया है। फिर भी निम्नलिखित अपराधों के लिए इसका होना आवश्यक नहीं है। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें उसका होना आवश्यक नहीं है। ऐसा कार्य जो वस्तुतः अपराध नहीं है किंतु लोक कल्याण से संबंधित होने के कारण बीएनएस में प्रावधान है, जैसे राजस्व संबंधी कानून का उल्लंघन, कंपनी विधि के अधीन दंडनीय अपराध है। ऐसे विधि बनी गई, ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जिनमें कि बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनमें कि अपराध का आशय नहीं है, फिर भी वह अपराध है। लोक अपदूषण से संबंधित अपराध, सांविधिक अपराध अर्थात ऐसे अपराध जो विशिष्ट कानून के अंतर्गत दंडनीय माने गए हैं, जैसे दहेज निवारण संबंधी अधिनियम, SC ST एक्ट अधिनियम। साथियों, ये हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें आशय नहीं है, फिर भी अपराध माने गए हैं। आपराधिक कार्य जो होता है, इस कार्य के अंतर्गत अवैध लोभ भी शामिल है। लोभकारी, मानवतावादी या मानवीय विचारों के विकास के साथ साथ एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना धीरे धीरे विस्तृत होगी, जिसे मानव निष्क्रियता के मामले जिसका सभ्य समाज समर्थन नहीं करता, अवैध लोभ के अंतर्गत आ जाएंगे। साथियों, मनुष्य की अपराध में किसी मनुष्य की क्षति होती है। क्षति के बारे में हम आपको बता चुके हैं। क्षति कौन कौन सी चीजें, क्षति में क्या क्या आ जाता है, वो सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो ये हमने आपको दोहरा से समझाया। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। किसकी अवस्थाएं? यदि कोई अपराध स्वेच्छापूर्वक पूर्व चिंतन के अनुरूप किया जाता है तो उसे 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। साथियों, कोई भी अपराध है, अपराध की 4 अवस्थाएं होती हैं। हमने आपको अभी दोहरा से बताया, अब हम आपको अपराध की 4 अवस्थाएं बताएंगे। क्या बताएंगे? अपराध की 4 अवस्थाएं बताएंगे। पहली आशय, दूसरी तैयारी, और तीसरी अवस्था है प्रयास, चौथी अवस्था है अपराध की पूर्णता। अपराध की पूर्णता, ये 4 अवस्थाएं हैं। कोई भी अपराध, अब हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। साथियों, अपराध की 4 अवस्थाओं
अपराध की 4 अवस्थाओं के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आशय। कोई भी अपराध बिना आशय के घटित नहीं होता है। घटित होता भी है तो वह दुर्घटना या दुर्भाग्य के बचाव के अधीन क्षम होता है। साथियों देखिए, कोई भी अपराध, यहां बात आती है अपराध की। कोई भी, देखिए इस आशय वाली जो बात है, कोई भी अपराध बिना आशय के घटित नहीं होता है। आशय तो होता ही होता है उसमें, लेकिन कुछ जो हमने आपको अपवाद बताए हैं, अभी जो हमने आपको बताया अपवाद बताए हैं, लेकिन कुछ दुर्घटना या दुर्भाग्य के बचाव के अधीन क्षम होते हैं, यानी कि वो क्षम माने जाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए मनुष्य के हृदय में कुछ भावनाएं छिपी रहती हैं। इन्हीं भावनाओं को हम उस व्यक्ति का आशय कह सकते हैं। आशय अपराध कारित किए जाने की प्रथम अवस्था है। आशय की अभिव्यक्ति किसी न किसी कार्य में होनी चाहिए, यानी प्रथम अवस्था है अपराध किए जाने की। आशय, अभिप्राय और उद्देश्य में भिन्नता है। आशय साधन है, उद्देश्य साध्य है, किंतु जहां आशय क्षम है वहीं उद्देश्य क्षम नहीं है। मान लीजिए ए बी की गाय को वध से बचाने के लिए हटा लेता है। यहां ए का उद्देश्य अति उत्तम है, किंतु वह क्षम नहीं है, क्योंकि उसने अवैधानिक रूप से बी को उसकी गाय से वंचित किया जो वैधानिक रूप से उसकी थी। ए बी की गाय को वध से बचाने के लिए हटा लेता है, यानी कि वहां से ले जाता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहां पर ए का उद्देश्य अति उत्तम है, किंतु वह क्षम नहीं, क्योंकि उसने अवैधानिक रूप से बी को उसकी गाय से वंचित किया जो वैधानिक रूप से उसकी थी। अर्थात आशय अर्थात दुराशय अपराध की प्रथम अवस्था है, क्योंकि किसी भी अपराध को कारित करने के लिए अपराधी सर्वप्रथम उसे कारित करने का इरादा करता है, परंतु आशय मात्र से अपराध नहीं हो जाता जब तक कि उसे किया न जाए। आशय का अनुमान आचरण से किया जाता है। समानतः प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति से अपने कार्य के आवश्यक, स्वाभाविक, नेचुरल एवं अधिसंभाव्य परिणाम का आशय होने की अवधारणा की जाती है। आपराधिक आशय एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। क्या है? आपराधिक आशय एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। साथियों, आशय अपराध अर्थात अपराधित कृत्य की प्रथम एवं प्रारंभिक अवस्था है। यह हमने आपको स्पष्ट कर दी है किस प्रकार से प्रथम अवस्था है। दूसरी है फिर तैयारी। अपराध की दूसरी अवस्था है तैयारी। अपकारित करने के लिए अगली अवस्था तैयारी है। अपराध की दूसरी अवस्था क्या है? अपराध कारित करने के लिए दूसरी अवस्था क्या है? तैयारी। अपराध कारित करने का आशय निर्मित कर व्यक्ति उसकी तैयारी में लग जाता है। अब देखिए, उसने आशय बना लिया कि उसको अपराध करना है। किसने? एक व्यक्ति ने आशय कर लिया कि हमको यह अपराध करना है। ठीक, उसका आशय हो गया, उसने आशय बना लिया कि मुझे यह कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसकी तैयारी में लगेगा कि आशय तो उसका बन गया, अब उसको अपराध को करना है। उसको क्या करना है? करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? तैयारी। तैयारी में क्या क्या चीजें होती हैं? तैयारी के बिना भी अपराध कारित नहीं किया जा सकता। तैयारी के बिना भी अपराध कारित नहीं किया जा सकता। तैयारी से अभिप्राय है साधन जुटाना अथवा प्रबंध करना। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, साधन जुटाना या प्रबंध करना। भाई, ये आशय जो उसने बना रखा है, उसको पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसकी तैयारी होगी। और तैयारी के लिए साधन जुटाना। क्या करना? साधन जुटाना। और फिर उस चीज को प्रबंध भी करना। साथियों, बिना तैयारी के कोई भी अपराध कारित नहीं किया जा सकता। तैयारी से अभिप्राय अपराध को पूर्ण करने के लिए साधन को एकत्रित करना। यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए उसके घर में आग लगाने का आशय रखता है,
तो स्वाभाविक है कि वह उस हेतु, जैसे मान लीजिए उसका आग लगाने का आशय है। क्या आशय है? आग लगाने का आशय है। ठीक, उसने सोचा कि आग लगाएंगे। ए जो व्यक्ति है उसने डिसाइड कर लिया कि वह आग लगाएगा। उसने अपराध करने का आशय बनाया ए ने कि वह बी के घर में क्या करेगा? आग लगाएगा। ठीक, ए ने डिसाइड किया कि वह बी के घर में आग लगाएगा। उसने आशय बना लिया। अब आग लगाने के लिए तैयारी करना है। उसको क्या करना है? तैयारी करना है। इसके लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहली चीज है आग जलाने के लिए माचिस। फिर उसके पास क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो केरोसिन का तेल हो। इसके बाद अब साथ ही साथ या तो वहां पर घास होगी या फिर कपड़ा हो जिसमें तेल लगाया जाए और उसको फिर जलाया जाए। ये सब इकट्ठा करने की तैयारी करेगा जिससे वह अपने कार्य को कर सके। साथियों, ये सब करने के लिए, जैसे उसको आग लगाना है, आग लगाने के लिए ये तैयारी करेगा, तो इसे ही तैयारी कहते हैं। केवल तैयारी से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि वह उस कार्य को किसी ना किसी सीमा तक कारित करने का प्रयत्न ना करे। अगर मान लीजिए सामान उसने इकट्ठा कर लिया, सामान इकट्ठा कर लिया, अब उसके बाद तीसरी स्टेज आ जाती है प्रयत्न। यह जरूरी है, यहां तक अपराध नहीं, इसमें तैयारी करना बस अपराध नहीं है। अगर तैयारी उसने कर ली है, माचिस तेल ये सब रख लिया है, तो यह रखना बस अपराध नहीं है जब तक कि किसी न किसी हद तक उसने प्रयत्न ना किया हो। क्या ना किया हो? प्रयत्न ना किया हो। इसलिए यदि आग लगाने की नियत से कोई व्यक्ति माचिस, पेट्रोल, चीथड़े आदि अपने पास रखे तथा उस मकान के पास टहलता पाया जाए जहां वह आग लगाना चाहता है, तो भी उसे तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह माचिस की काड़ी ना सुलगा ले। साथियों, अगर कोई व्यक्ति, जैसे ए ने प्लान बनाया, आशय किया कि उसको आग लगाना है बी के घर में, लेकिन जब तक बी इनका उपयोग नहीं करेगा, अब जैसे इन्हें प्लान बनाया, ए ने आशय किया कि उसको आग लगाना है, सामान इकट्ठा कर लिया और बी के घर के आसपास मंडराने लगा, मौका पाके आग लगा देगा, लेकिन उसने स्टार्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा। तो साथियों, हमने आपको तैयारी बता दी, अब हम आपको प्रयास बताएंगे। प्रयास यानी प्रयत्न, प्रयास यानी प्रयत्न, प्रयास यानी क्या होता है? प्रयत्न। साथियों, इसमें जैसे ही ये ए है और बी का घर है, घर के पास ए अपने सामान के साथ गया, उसने माचिस से तीली निकाली और जलाई, और जलाने वाला ही था, घर पकड़ गया, तो भी अपराध का उसने प्रयत्न कर दिया। आशय और तैयारी मिलकर किसी व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ये दोनों तत्व, ये दोनों चीजें भाई, उसका आशय और तैयारी उस अपराध को करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। भाई, उसको उत्प्रेरित कर रहे हैं उस अपराध को करने के लिए। कौन? आशय और तैयारी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। और इस प्रयत्न को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। प्रयत्न ही किसी अपराध की महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि प्रयत्न किए जाने पर ही कोई अपराध कारित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रयत्न शुरू करते ही अपराध प्रारंभ हो जाता है, चाहे प्रयत्न पूरा हो या ना हो। आशय तैयारी कर ली, उसके बाद प्रयत्न में आ गए, प्रयत्न करने के बाद भले ही अपराध पूर्ण हो या ना हो, वो अपराध माना जाएगा। जैसे हमने आपको बताया अभी उदाहरण से कि कपड़े के चीथड़ों को पेट्रोल से भिगोकर माचिस की काड़ी सुलगाना आगजनी का प्रयत्न माना जाएगा, जिसके लिए अपराधी को दंडित किया जा सकेगा। प्रयत्न के संबंध में भी भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित दी गई, बताया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। हम आपको पहले ही प्रयत्न से संबंधित कौन कौन से अपराध हैं वो बता चुके हैं। जिन साथियों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, हमारे चैनल में जाकर के पुराना वीडियो देख सकते हैं प्रयत्न से संबंधित। जैसे हत्या करने का प्रयत्न करना,
आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न करना, आत्महत्या करने का प्रयत्न करना, लूट करने का प्रयत्न करना, ये सारे के सारे प्रयत्न वाले अपराध हैं। साथियों, ये जो प्रयत्न हैं, ये एक प्रकार से उत्प्रेरक है। साथियों, अपराध के बारे में हमने आपको इन सारी चीजों को बताया। और इसके बाद चौथी तो क्या है? अपराध की पूर्णता। अगर वह प्रयत्न में कामयाब हो गया, उसने प्रयत्न कर लिया, तो सीधी सी बात है, अपराध पूर्ण हो जाएगा। अगर उसने प्रयत्न किया, प्रयत्न में सफल हो गया अपने, तो वहां पर अपराध की पूर्णता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपराध की पूर्णता हो जाएगी। और यदि प्रयत्न असफल रहता है तो अपराध पूरा नहीं होता है। अगर प्रयत्न असफल रहता है तो अपराध पूरा नहीं होता है, तो भी वह दंडनीय होगा। विधि उस व्यक्ति को दंड देती है जो किसी ऐसे कार्य का प्रयत्न करता है। प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है क्योंकि प्रत्येक प्रयत्न, चाहे वह सफल ना हो, खतरा पैदा करता है, जो अपने आप में एक क्षति है। और अपराधी का नैतिक दोष उतना ही होता है जितना कि उसका प्रयत्न सफल हो जाने पर होता। अपराध करने के प्रयत्न को अपराध के आशय से भिन्न रखना चाहिए और अपराध करने की तैयारी से भी। साथियों, कोई भी अपराधी पहले अपराध का इरादा करता है, तब उसे करने की तैयारी करता है और उसके बाद प्रयत्न करता है। यदि प्रयत्न सफल हो जाए तो उसे अपराध कर दिया। यदि वह किसी ऐसे कारणवश असफल हो जाए जो उसके बस में नहीं है, तो यह कहा जाता है कि उसने अपराध का प्रयत्न किया। क्या किया? उसने अपराध का प्रयत्न किया। किसी अपराध को करने के प्रयत्न का आरंभ होना तब कहा जा सकता है जब तैयारियां पूरी हो जाएं और अपराधी अपराध करने के आशय से किसी ऐसे काम को करे जो अपराध करने की ओर चरण हो। साथियों, हमने आपको ये सारी चीजें बता दी। चारों चीजें कौन कौन सी होती हैं स्पष्ट कर दी। साथियों, भारतीय विधि के अनुसार आपराधिक भावना का बहुत महत्व है। अगर कोई अपराध दुराशय के बिना अर्थात सद्भावना से किया जाता है तो अपराध के सभी अन्य जरूरी तत्वों के होने पर भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता। इसलिए आपराधिक भावना या दुराशय पूर्ण विवेचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुरू के दंड के निर्धारण के लिए आपराधिक भावना का कोई महत्व नहीं था। व्यक्ति का कार्य उसकी मनस्थिति मान लिया जाता था तथा अभियुक्त को कार्य हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी मान लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस धारणा में परिवर्तन होने लगा तथा कालांतर में अभियुक्त को आपराधिक भावना के अभाव में अभियुक्ति भी दी जाने लगी। प्राकृतिक न्याय की उक्ति है कि बगैर सिर्फ कार्य, आशय के बगैर सिर्फ कार्य से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। आशय के बगैर किसी, मतलब स्पष्ट है कि आशय के बगैर सिर्फ कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। यही वह सूत्र है जिस पर पूरा दांडिक विधिशास्त्र आधारित है। इसके मुताबिक कोई कार्य किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता जब तक कि उसका आशय नहीं रहा हो। आपराधिक भावना का स्पष्ट अर्थ बतलाने में अनेक विधिशास्त्रियों ने अपने आप को असमर्थ ही पाया है। आर वर्सेस टाल्सन 8089 QBD 168 के मामले में न्यायमूर्ति स्टीफेन ने तो यहां तक कहा था कि आपराधिक मनस्थिति की अभिव्यक्ति अर्थहीन है। उनका कहना था कि हालांकि यह सूत्र सामान्य प्रयोग में है, लेकिन यह असल में भ्रामक है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि अपराधों की समस्त विशिष्ट परिभाषाओं से परे आपराधिक मनस्थिति या दोषीमन जैसी एक बात इन परिभाषाओं में या तो अव्यक्त रूप से या विवक्षित तौर पर हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन यह सत्य नहीं, क्योंकि विभिन्न अपराधों में आपराधिक तत्व व्यापकता एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ भी हो, अगर हम आपराधिक विधि संबंधी इतिहास का अवलोकन करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आपराधिक विधि में इस शब्द का बहुत महत्व है। साथियों, इस प्रकार हमने आपको आपराधिक आशय के रूप में स्पष्ट कर दिया क्या है। अब साथियों, आपराधिक मनस्थिति के कुछ अपवाद हैं, वो हम आपको बता देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, कुछ अपवाद हैं आपराधिक मनस्थिति के।
आपराधिक भावना के सिद्धांत के अपवाद स्वरूप जिनमें आपराधिक कार्य हेतु आपराधिक भावना का होना जरूरी नहीं है, कुछ हमने बताए थे, कुछ हम और बता देते हैं। साथ ही साथ हम आपको तैयारी और प्रयत्न के अंतर भी बताएंगे। साथियों, सार्वजनिक अपदूषण, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक अपदूषण करने में कृत्य करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में आपराधिक आशय का होना जरूरी नहीं है। कुछ अपवाद हैं दुराशय के। क्या हैं? कुछ अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं? कुछ अपवाद हैं जिनमें कि आपराधिक मनस्थिति का होना नहीं होता। कुछ हमने बताए थे, कुछ और हम और बता देते हैं। पहली चीज है सार्वजनिक अपदूषण। क्या है? सार्वजनिक अपदूषण। इसका मतलब क्या है? इसका इंग्लिश में मतलब होता है पब्लिक न्यूसेंस। साथियों, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में थोड़ा कठिन लगेंगे लेकिन इंग्लिश उनकी सरल लगेगी। बहुत से इंग्लिश के शब्द ऐसे हैं जो कठिन लगेंगे, हिंदी सरल। इसमें होता क्या है कि करने वाले जो पब्लिक हैं, कृत्य करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में आपराधिक आशय का होना जरूरी नहीं है। मतलब है इस आधार पर सार्वजनिक अपदूषण के अपराध के दायित्व से इस आधार पर नहीं बच सकता कि अपदूषण करने में उसका कोई आपराधिक आशय नहीं है। अगर उसने पब्लिक न्यूसेंस किया है, मान लीजिए जो पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे जोर जोर से आप साउंड डीजे बजा रहे हैं जिससे कि आसपास लोगों को दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, तो इस प्रकार के अगर कृत्य कर रहे हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल में अपना साइलेंसर इतनी ऐसा लगाए हो जो फटफट फटफट की आवाज कर रहा है, आपका अपराध करने का आशय नहीं है लेकिन आपने कहीं ना कहीं सार्वजनिक अपदूषण किया है, तो इस दायित्व के आधार पर नहीं बच सकते कि आपने आपराधिक आशय से नहीं किया, हमारा अपराध करने का आशय नहीं था। अपवाद का मतलब यह है कि इसमें ऐसे अपराध जिनमें कि दुराशय नहीं होता है फिर भी अपराध माने जाते हैं। फिर बात आती है कि ऐसे कृत्य अथवा भूल जो उचित रूप में अपराध नहीं है पर लोकहित के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिनका करना विधि द्वारा निषिद्ध है, उनमें आपराधिक मनस्थिति का अपराध गठित होने हेतु उपस्थित होना जरूरी नहीं है। साथियों, ये हमने जो आपको पहला उदाहरण बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट भी हमने आपको बता दिया। तीसरा है ऐसे अपराधों में जिनमें प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। आगे हम आपको प्रतिनिधि दायित्व यानी बताएंगे। प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत जहां लागू होता है में भी आपराधिक मनस्थिति का होना जरूरी नहीं है। चौथा है ऐसे मामले जिनका स्वरूप तो आपराधिक हो लेकिन असल में दीवानी विधि से संबंधित हो, में भी आपराधिक भावना का होना जरूरी नहीं है। हमने आपको बताया था सिविल और आपराधिक विधि, इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। विधि से संबंधित हमारा वीडियो साथियों देख लीजिए। पॉइंट नंबर 5वां है अधिनियम जब तक स्पष्ट अथवा विपक्षित रूप में एक अपराध के जरूरी तत्व के रूप में मनस्थिति को अस्वीकार नहीं कर देता, प्रतिवादी को किसी अपराध हेतु दोषी नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि उसका मस्तिष्क दोषित ना हो। छठवां फॉरेंसिक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1948 की धारा 8 और 23 के अनुसार अपराध होने हेतु वास्तविक ज्ञान की कृत्य विधि के विरुद्ध ऐसा दुराशय होना जरूरी नहीं है। साथियों, ये हमने आपको अपवाद बता दिए। साथियों, अभी हमने कुछ आपको अपवाद बता दिए जिनमें कि आपराधिक मनस्थिति नहीं होती फिर भी अपराध माने जाते हैं। लास्ट में हम थोड़ा सा तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है बता देते हैं। साथियों, जो तैयारी है वो आशय के बाद होती है। जो तैयारी पहले क्या होता है? आशय। आशय के बाद क्या आती है? तैयारी। और तैयारी के बाद क्या आता है? प्रयत्न। तो तैयारी आशय के बाद है और प्रयत्न के पहले आती है। और प्रयत्न कब आता है? तैयारी के बाद। किसके बाद? तैयारी के बाद। और अपराध पूर्णता के पहले। जो अपराध पूर्णता है उसके पहले प्रयत्न आता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा
किसी अपराध को कारित किए जाने के लिए साधनों को एकत्रित करना तथा उपयोग की व्यवस्था करना तैयारी है। मतलब क्या है, किसी अपराध को करने के लिए जो साधन एकत्रित किए जाते हैं वो तैयारी है। जबकि प्रयत्न किसी अपराध को करने की तैयारी के पश्चात, जो तैयारी हो गई उसके पश्चात जो अपराध को करने के लिए लगते हैं वो क्या है, प्रयत्न है। यानी कि वास्तविक अपराध घटना होने की पूर्व स्थिति को प्रयत्न कहा जाता है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर है, तैयारी दंडनीय नहीं होती। तैयारी अपने आप में दंडनीय नहीं है, लेकिन अपराध का जो प्रयत्न है वो दंडनीय है। क्या है, दंडनीय होता है। साथियों, ये हमने आपको अंतर बता दिया। अब हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको दूसरा टॉपिक सद्भावना बताएंगे। सद्भावना वैसे दुराशय के ही टॉपिक में हमने क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम इसके बारे में अलग से बता देते हैं कि सद्भावना क्या होता है। साथियों, भारतीय न्याय संहिता में सद्भावना सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अभी हमने आपको तैयारी और प्रयत्न में अंतर बताया। अब हम आपको सद्भावना के बारे में बताएंगे। इस धारा में सद्भावना शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। इसमें केवल यह बताया गया है कि ऐसा कार्य जो सम्यक सतर्कता तथा ध्यान से किया गया हो, सद्भावना से किया गया कार्य है। मतलब कोई भी कार्य सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया। क्या, कोई भी कार्य जिसमें कि सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया हो, वह कार्य सद्भावना पूर्वक किया हुआ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि सद्भावना में दो चीजें हैं, एक तो सतर्कता, दूसरा ध्यान। क्या है, एक तो सतर्कता, दूसरा ध्यान। साथियों, भाऊजी बनाम मूल जी IAL 12 बंबई 277 के मामले में साथियों एक जजमेंट है। भाऊजी बनाम मूल जी, ILR 12 बंबई 277 के मामले में एक सिपाही ने एक व्यक्ति को कुछ प्रश्न पूछकर गिरफ्तार कर लिया। वह व्यक्ति अपनी कांख में 3 बंडल दबाकर ले जा रहा था। ऐसी मान्यता थी कि सिपाही ने उचित सतर्कता के साथ सावधानी पूर्वक कार्य किया। यह क्या हुआ, अगर मान लीजिए उसने जब सतर्कता सावधानी नहीं रखी हो तब क्या होगा, इसका एक अगर अलग से उदाहरण है। साथियों, होता क्या है, देखिए सुकारू जी, ये देखिए सुकारू कविराज बनाम सम्राट, सुकारू कविराज बनाम सम्राट 88714 कलकत्ता 56। इसमें क्या होता है, इस मामले में सुकारू कविराज नाम के व्यक्ति ने, ये कौन है, सुकारू कविराज नाम के व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति के आंतरिक बवासीर पाइल्स की शल्य क्रिया साधारण चाकू से की। ये क्या है, एक चिकित्सक है जिसने एक व्यक्ति है उसकी शल्य क्रिया, किस चीज की, ऑपरेशन किस चीज का, पाइल्स का ऑपरेशन उसने साधारण चाकू से कर दिया। क्या कर दिया, साधारण चाकू से कर दिया, जिससे हुआ क्या, अधिक खून बह गया और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यह धारण हुआ कि शल्य क्रिया सम्यक सतर्कता के साथ ध्यानपूर्वक नहीं की गई। क्या नहीं की गई, ध्यानपूर्वक नहीं की गई, इसलिए सद्भावनापूर्ण नहीं थी। जब कभी यह प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति ने कार्य सद्भावना से किया है या नहीं, तो यह देखना जरूरी है कि उसने वह कार्य उचित सावधानी, कुशलता और विवेक सहित किया है या नहीं। साथियों, बात आती है
सतर्कता वाली बात, तो इसमें 3 चीजें समाहित हैं। 3 चीजें कौन कौन सी? इस सतर्कता में सावधानी भी शामिल है, सावधानी के साथ साथ कुशलता भी शामिल है। अगर आप कुशल हैं तो ही वो काम करें, अगर कुशल नहीं है तो ना करें। और विवेक, बुद्धिमान, ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। इसी प्रकार हैयत बनाम सम्राट का मामला है, जिसमें अभियुक्त ने ग्रामीणों द्वारा तथाकथित एक प्रेतात्मा के स्थान में बहुत सवेरे एक बालक को नीचे झुका हुआ देखा तथा उसे प्रेतात्मा समझकर इतने घूंसे मारे कि उसकी मृत्यु हो गई। यह धारणा हुई कि उसने उचित सतर्कता तथा ध्यान से कार्य नहीं किया, अतः उसे दोषी ठहराया गया। इसी प्रकार गुलाबचंद बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में भी कहा गया है कि सद्भावना पूर्वक कार्य करने का लिया गया अभिवाक असावधानी के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। साथियों, ये सद्भावना पूर्वक क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अब इसी में हम आपको बताएंगे कि अपराध विधि में सद्भावना कहां तक बचाव मानी जा सकती है। साथियों, अब बात कर लेंगे कि बचाव कैसे लिया जाएगा। सद्भावना पूर्वक कार्य हेतु यह ठोस आधार नहीं है कि उस व्यक्ति ने विश्वास पूर्वक कार्य किया। अगर जो बचाव लिया जा रहा है यह जरूरी नहीं है कि जैसे कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है, इसके लिए यह ठोस आधार नहीं है कि उस व्यक्ति ने विश्वास पूर्वक कार्य किया है। क्या किया है? विश्वास पूर्वक कार्य किया है। क्या किया है? विश्वास पूर्वक कार्य किया है। जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि वह विश्वास तर्क संगत हो। सिर्फ विश्वास ही अपराध विधि में बचाव का आधार नहीं हो सकता जब तक कि वह विश्वास तर्क संगत ना हो। यह विश्वास कैसा होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। भाई डॉक्टर है, डॉक्टर ही ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर ही ऑपरेशन करेगा। और इसमें भी चीजें हैं कि भाई हड्डी वाला है तो हड्डी का, और हार्ट वाला है तो हार्ट का। ऐसा नहीं कि हड्डी वाला हार्ट का कर देगा, आंखों का कर देगा, ऐसा नहीं। और उचित जो सतर्कता अपनाई जाती है उसमें जो 3 चीजें समाहित है, सावधानी, कुशलता, विवेक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तभी यह माना जाएगा कि आधार है बचाव का, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसलिए एक विवेकशील विश्वास को ही दंड विधि में महत्व दिया जाता है, ना कि मूर्खतापूर्ण विश्वास को। सद्भावना का दूसरा नाम उचित सावधानी और ध्यान है, जिसका साधारण शब्दों में अर्थ सत्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास से है। इसी प्रकार दंड विधि में गलत विश्वास को स्वीकार नहीं किया जाता। मतलब इस डॉक्टर ने अपनी पूरी क्षमता यानी पूरी सावधानी, सतर्कता और विवेक से कार्य करते हुए उसका इलाज किया, ऑपरेशन किया, फिर भी वह उसको नहीं बचा सका। अगर इस डॉक्टर के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती फिर भी वह ऐसा कार्य करता, तो फिर वहां पर यह माना जाता है कि उसने क्या किया है? मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। साथियों, इस संबंध में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पटियाला बनाम मेसर्स पटराम दास राजाराम बेरी रोहतक AIR 1982 P&H के मामले में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दुराशय का सिद्धांत कराधान विधियों के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्त्रियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्व का शीघ्र संग्रहण होता है। यानी कराधान वाली चीजों में लागू नहीं होता है। इसलिए क्यों? इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि उद्देश्य क्या होता है कि जल्दी से कलेक्शन हो जाए। तो साथियों, अभी हमने आपको यह भी क्लियर कर दिया, दुराशय, सद्भावना भी क्लियर कर दिया। अब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में संयुक्त दायित्व के बारे में, प्रतिनिहित दायित्व क्या होता है इसके बारे में बताएंगे।